बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे लघु चित्रकला की परिभाषा और जो इसकी शैलियाँ हैं, बसोहली शैली और कांगड़ा शैली, उनके बारे में। वहीं इसके साथ हमने देखा कि एक क्षेत्रीय भाषा है बंगाली, जो बंगाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है, उसका उद्भव किस प्रकार से होता है उसके इतिहास के बारे में हमने देखा। इस भाग में हम शुरू करेंगे पीर और मंदिरों के बारे में। पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है बच्चों एक, और दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र क्या है, उपजाऊ की दृष्टि से देखें तो कम उपजाऊ क्षेत्र है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। वहीं 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के जो असंख्य लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं दक्षिणी पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र की ओर। यह क्षेत्र है बच्चों जंगली और दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर जंगलों को साफ करके धान की खेती इन लोगों के द्वारा शुरू की जाती है, और जो स्थानीय मछुआरे और स्थानांतरित कृषि करने वाले जो लोग हैं, किसानों के इस नए समुदाय के साथ में मिल जाते हैं और एक नई संस्कृति का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। इस समय बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, और इनके द्वारा जो पूर्वी डेल्टाई प्रदेश है, इसके केंद्रीय भाग में स्थित एक नगर है जिसका नाम है ढाका नगर, और इस ढाका नगर को इनके द्वारा क्या बनाई जाती है, राजधानी बनाई जाती है मुगलों के द्वारा। मुगल अधिकारी भूमि प्राप्त करके उस पर क्या बनाते थे, मस्जिदें बनाते थे, और ये मस्जिदें होती थी बच्चों धर्म को रूपांतरित या फिर धर्म बदलने के केंद्र के रूप में ये कार्य करती थी। अब पीर की बात करें तो प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले जो लोग थे, उनको समुदाय के जो नेता हैं इनके द्वारा सुख सुविधाएं और आश्वासन प्रदान किया जाता था, और ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। लोग ऐसा समझते थे कि ये जो नेता हैं इनके पास में अलौकिक शक्तियां व्याप्त है, और इसलिए आदर और स्नेह से लोग इन नेताओं को क्या कहते थे, पीर कहकर पुकारते थे। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि पीर शब्द किस व्यक्ति विशेष या फिर जो समूह है उसके लिए प्रयोग में हो रहा है। लेकिन बात करें बच्चों ऑल ओवर पीर की, तो उसमें संत है, सूफी संत है, धार्मिक महानुभव है, देवत्व प्राप्त कोई सैनिक है या फिर योद्धा, और विभिन्न हिंदू और जो बौद्ध देवी देवता हैं इनको शामिल किया जाता है पीर शब्द के अंतर्गत। इन पीरों की पूजा पद्धतियां अत्यधिक लोकप्रिय हुई, और बंगाल में सर्वत्र इनकी क्या बना दी गई, मज़ारें बनाई गई। मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर जो विशेष प्रकार की शैली से निर्मित किए जाते हैं वो हम देखेंगे। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक का काल है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का क्या था, अपना चरम का काल था। अर्थात 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में अत्यधिक मंदिरों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। ये मंदिर अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों और समूहों के द्वारा बनाए जाते थे। इन व्यक्तियों और समूहों के द्वारा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ही इन मंदिरों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था, और देवी देवता के प्रति इनका श्रद्धा भाव भी इससे क्या होता था, प्रकट होता था। साधारण ईंटों मिट्टी गारे से अनेक मंदिर जो निम्न सामाजिक समूह हैं, जैसे कालू जो तेली है, कंसारी यानी घंटा धातु बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, कंसारी शब्द का प्रयोग हो रहा है। इनके समर्थन से ये मंदिर बने थे। यूरोपीय कंपनियों, विशेष रूप से बात करें ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों की, तो उनके आगमन के कारण यहाँ पर अनेक आर्थिक अवसर का लाभ किन्होंने उठाया, ये जो निम्न सामाजिक समूह है इनके परिवारों ने इन कंपनियों के द्वारा जो आर्थिक अवसर उत्पन्न हुए उनका लाभ उठाया। इससे इन समूहों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसमें क्या हुआ बच्चों, सुधार होगा, और स्मारकों का निर्माण करवाकर ये भी अपनी प्रतिष्ठा को क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने, क्षेत्र के सामने, समूहों के सामने स्थापित कर रहे हैं। स्थानीय देवी देवताओं को ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। पहले इन देवी देवताओं की पूजा होती थी बाहर, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर देने के कारण इनकी मूर्तियां मंदिरों के अंदर गर्भगृह वाले भाग में स्थापित की जाने लगी। इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह मंदिरों का विकास और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इन मंदिरों की आकृति की बात करें तो छप्परदार झोंपड़ियों की तरह होती थी, और इसमें दो आकृतियां देखेंगे, दो चाला और दूसरी है चौचाला। दो चाला से तात्पर्य है दो छत वाली आकृति, और चौचाला से तात्पर्य बच्चों चार छत वाली आकृति। इससे मंदिरों की स्थापत्य कला में जो विशिष्ट बंगाली शैली है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो दो चाला और चौचाला पद्धति है, ये मंदिर प्राय
वर्गाकार चबूतरे के ऊपर बनाए जाते थे। मंदिर के आधार भाग की बात करें तो वो होता था वर्गाकार चबूतरा। चौचाला संरचना की बात करें तो ये अत्यधिक जटिल संरचना होती थी और इसमें 4 त्रिकोणीय सतहें 4 दीवारों के ऊपर रखी जाती थी और ऊपर जाकर ये एक बिंदु पर मिल जाती थी। तो ये क्या है, एक जटिल संरचना होती थी मंदिर स्थापत्य के निर्माण की। मंदिरों के भीतरी भाग में बच्चों सजावट की बात करें तो किसी भी प्रकार की सजावट भीतरी भाग में हमें देखने को नहीं मिलती। वहीं बाहरी भाग में देखें तो बाहरी भाग में दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों और जो मिट्टी की पट्टियां हैं इनके द्वारा सजी होती थी। इसके उदाहरण की बात करें तो जो बंगाल का बांकुरा जिला है इसमें स्थित जो विष्णुपुर का मंदिर है वो इसका क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस चित्र में देख रहे हैं कि जो मंदिर की बाहरी दीवारें हैं उस पर किस प्रकार से विशेष चित्रकारियां और सजावट इनके द्वारा की गई है। भोजन के रूप में मछली की बात करें तो आमतौर पर स्थानीय रूप से जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं, भोजन संबंधी आदतें इनके ऊपर निर्भर रहती है। बंगाल एक नदीय मैदान का क्षेत्र है और वहाँ पर मछली और धान की उपज क्या है, अत्यधिक होती है। इसलिए इनके जो खाद्यान्न के पदार्थ होंगे या फिर भोजन होगा उसमें मछली और जो धान है उसको प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा है और जो बंगाली साहित्य है उसमें अनेकों जगह मछली का उल्लेख किया गया है। मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर मिट्टी की पट्टियों में मछली को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार की ओर ले जाते हुए दर्शाया गया है। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं बच्चों, इस मछली को साफ किया जा रहा है। बंगाल में रचित जो 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है संस्कृत का वृहद धर्म पुराण ग्रंथ, इसमें जो स्थानीय ब्राह्मण है उनको विशेष प्रकार की जो मछलियां होती थी किस्मों की, उन्हें खाने के लिए इन्हें ब्राह्मणों को भी क्या दी गई थी, छूट प्रदान की गई थी। अन्यत्र की बात करें तो जो इस समय यूरोप वाला क्षेत्र है उसमें विभिन्न राष्ट्र राज्यों अर्थात क्षेत्र विशेष की भाषा के आधार पर जिन राज्यों का उदय हो रहा है उनको राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जा रहा है। इनका उदय किस प्रकार से हो रहा है देखें। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया या हंगरी साम्राज्य की प्रजा या फिर किसी चर्च की बात करें तो यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक है उनमें लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानने लगे हैं जो एक भाषा बोलता है, जैसे फ्रेंच भाषा या फिर जर्मन भाषा बोलते थे। बात करें आगे 19वीं शताब्दी में तो रोमानिया में विद्यालय जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें बच्चों जो पहले ग्रीक भाषा चलती थी, ग्रीक भाषा को स्थापित करके रोमानियन भाषा में ये पुस्तकें लिखी जाने लगी। हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। यह इसी प्रकार अन्य प्रक्रियाओं लोगों को ये बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय क्या है, एक अलग राष्ट्र है और इस प्रकार से विभिन्न राष्ट्र राज्यों का यूरोप में क्या होता है, धीरे धीरे उदय होता है। 19वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक है इसमें इटली और जर्मनी का एकीकरण, इसके लिए जो आंदोलन होते हैं इन्होंने भी राष्ट्र राज्यों की जो क्षेत्रीय भाषा थी इनको बल दिया। इन इटली और जर्मनी के एकीकरणों के बारे में आगे की कक्षाओं में आप अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से देखें कि 18वीं शताब्दी में जो इस समय का समकालीन समय है भारतीय उपमहाद्वीप का, उसमें यूरोप में किस प्रकार से विभिन्न राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा है। तो इस भाग में यहीं तक बात करेंगे और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके अगले भाग में बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।